नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन है वो एमसीक्यू सीरीज है वो लेकर आ रहे हैं। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर है वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है वो स्टूडेंट्स आज अपने क्वेश्चन रहेंगे। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में आए हैं वो क्वेश्चन है वो रहेंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वे क्वेश्चन है वो अपने रहने वाले हैं। इसके अलावा अपने इस यूट्यूब चैनल पर हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, सोइल साइंस, एंटोमोलॉजी सभी की है वो एमसीक्यू सीरीज है वो चलती है, जिसके अंतर्गत अपन एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने जेट, सीओईटी या फिर कृषि पर्यवेक्षक में उनको है यहाँ पर डेली सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में भी है अधिक से अधिक है वो शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज अपने एनिमल हस्बेंड्री के फर्स्ट क्वेश्चन की। और आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है कि जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है। अपन को बताना है कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत जंतुओं का अपन पालन पोषण करते हैं। उसके अलावा बात करूं मैं तो जंतुओं की देखभाल करते हैं, जंतुओं की ब्रीडिंग करते हैं और उनका है वो उपयोग किया जाता है। तो वो किस विज्ञान में करते हैं तो वो अपन करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। किस में करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। अगर एनिमल हस्बेंड्री की मैं बात करूं तो एनिमल हस्बेंड्री वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत अपन जंतुओं का पालन पोषण करते हैं, जंतुओं की देखभाल करते हैं, जंतुओं की ब्रीडिंग व जंतुओं के उपयोग का है वो विज्ञान है। उसके अलावा मैं बात करूं इस एनिमिज्म की तो एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद। क्या होता है? एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद। एनिमिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? एनिमिज्म जीववाद होता है। उसके अलावा अपन बात करें वेटरनरी साइंस की तो वेटरनरी साइंस पशुओं की चिकित्सा से रिलेटेड होती है। पशुओं की, जिसमें पशुओं की चिकित्सा, रोगों की पहचान, पशुओं में टीकाकरण और पशुओं की जो शल्य क्रिया है वो की जाती है। वेटरनरी साइंस में अपन क्या करते हैं? वेटरनरी साइंस में पशुओं की चिकित्सा, वेटरनरी साइंस में क्या करते हैं? पशुओं की चिकित्सा करते हैं। अपन है जो पशुओं के अंदर जो चिकित्सा होती है, पशु के अंदर जो रोग वगैरह होते हैं, पशुओं की जो रोगों की पहचान है वो करते हैं पशुओं की चिकित्सा। उसके अलावा अपन है रोगों की पहचान, रोगों की पहचान। और मैं बात करूं रोगों की पहचान के अलावा तो उसके अलावा अपन है वो इसमें क्या करते हैं? शल्य क्रियाएं करते हैं। जो पशुओं में शल्य क्रियाएं करते हैं वो पशुओं में शल्य क्रियाएं, पशुओं में शल्य क्रियाएं, शल्य क्रियाएं। अगर क्वेश्चन आता है कि वेटरनरी साइंस क्या होती है तो अपन को बताना है कि वो साइंस या वह विज्ञान जिसके अंतर्गत अपन पशुओं की चिकित्सा, पशुओं में रोगों की पहचान और पशुओं की शल्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री हो गया। फिर है डेयरी साइंस। डेयरी साइंस की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो डेयरी साइंस में दूध तथा दूध के जो उत्पाद होते हैं, उत्पादों के विज्ञान है और क्या है? प्रौद्योगिकी है। डेयरी साइंस में अपन क्या करते हैं? दूध, दूध तथा दूध के उत्पाद, दूध तथा दूध के उत्पाद, उत्पाद के उत्पाद, दूध और दूध के उत्पाद के विज्ञान वो प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का है। अपन इसमें क्या करते हैं? प्रौद्योगिकी का अध्ययन करते हैं। दूध और दूध से रिलेटेड जो उत्पाद होते हैं उन दूध के रिलेटेड उत्पादों का अपन इस डेयरी साइंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अपन को बताना है कि ये पशु दिए हुए इनमें से किसके दूध में है वो सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगर स्टूडेंट्स अपन बात करें गाय की तो गाय के अंदर जो वसा पाई जाती है वो सामान्य से 4.14% है पाई जाती है। गाय में वसा कितनी पाई जाती है? 4.14%। गाय का जो दूध होता है, गाय के दूध में वसा पाई जाती है वो 4.14% पाई जाती है। उसके अलावा अपन अगर भैंस की बात करें तो भैंस में लगभग है 7.38% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? जो भैंस होती है अपनी, उस भैंस के दूध के अंदर वसा है, औसतन वसा है 7.38% पाई जाती है। उसके अलावा अपन भेड़ की बात करें स्टूडेंट्स तो भेड़ के अंदर है वो वसा पाई जाती है अपने 7.90%। कितनी होती है वसा स्टूडेंट्स? तो भेड़ के दूध के अंदर है औसतन वसा होती है वो 7.90% होती है। और उसके अलावा अपन बात करें बकरी की तो बकरी के अंदर वसा होती है 4.25%। ये होती है इनके पशुओं में औसतन वसा है। गाय के दूध में औसतन वसा 4.14, भैंस के दूध में औसतन वसा
7.38। भेड़ के दूध में औसतन वसा होती है वो 7.9 होती है। बकरी के दूध में औसतन वसा 4.25% होती है। तो इसमें अपने सर्वाधिक वसा किसमें है? भेड़ में। भेड़ में है वो सर्वाधिक वसा पाई जाती है। उसके अलावा अपन बात करें अगर भैंस की भदावरी नस्ल की, कौन सी नस्ल की बात करें स्टूडेंट्स? भैंस की भदावरी नस्ल की बात करें तो भदावरी नस्ल के अंदर है वो लगभग 12 से 14% वसा पाई जाती है। भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसके दूध में कितनी वसा पाई जाती है? 12 से 14% वसा पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आए ऐसा कि किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो भैंस की भदावरी नस्ल में पाई जाती है। और क्वेश्चन आए कि किस पशु में वसा सर्वाधिक पाई जाती है, तो अपन को भेड़ बताना है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट, एफएमडी रोग पशुओं में किसके द्वारा होता है? अपन को बताना है एफएमडी। एफएमडी का मतलब होता है फूड एंड माउथ डिजीज, यानी खुरपका मुंह पका रोग। एफएमडी डिजीज कौन सा है? खुरपका मुंह पका। जो मुंह पका रोग होता है वो किसके कारण होता है, अपन को बताना है। खुरपका मुंह पका की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये विषाणु जनित रोग होता है। कैसा होता है? जो खुरपका मुंह पका रोग होता है ये एक एपिजूटिक बीमारी है, एपिजूटिक है, और ये विषाणु के द्वारा होता है। उसके अलावा अपन बात करें तो ये एक एपिजूटिक है। एपिजूटिक एपिजूटिक की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो एपिजूटिक बीमारी का मतलब होता है महामारी के रूप में फैलती है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एपिजूटिक का मतलब होता है महामारी के रूप में फैलती है। उसके अलावा ये जुगाली करने वाले पशुओं में है वो अधिक होती है। और अपन इसके बारे में बात करें तो इसका जो प्रभावित अंग है अपन को नाम से ही पता चलता है, खुर और मुंह है वो इसका क्या होता है स्टूडेंट्स? इस रोग से प्रभावित अंग होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो ये एक एपिजूटिक बीमारी है। और अपन बात करें तो ये जुगाली करने वाले पशुओं में अधिक होता है। जुगाली करने वाले पशु, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं स्टूडेंट्स, जुगाली करने वाले पशुओं में ये रोग होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में ये रोग सामान्यतः देखने को मिलता है। और इस अपन खुरपका मुंह पका से प्रभावित अंग की बात करें कि कौन सा अंग है वो अपना पशु का है वो प्रभावित होता है, तो खुर व मुंह प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? खुर व मुंह। पहले स्टूडेंट्स खुर के ऊपर क्या होते हैं? साले होते हैं। फिर वो जो पशु के अगले पैर होते हैं उनके पैरों पर खुर होते हैं, उन पर साले होते हैं। फिर वो साले है जब पशु उन खुरों को है वो मुंह से वो रगड़ने की कोशिश करता है तो वो साले है मुंह में है वो हो जाते हैं। फिर मुंह से लार आती है, चिप चिप की है वो आवाज भी आती है। उसके अलावा अपन बात करें कि ये किससे होता है? विषाणु से होता है। विषाणु की 7 प्रजातियों से होता है। कितनी प्रजातियों से होता है? विषाणु की 7 प्रजाति होती है। उस विषाणु की 7 प्रजातियों के द्वारा है वो ये रोग होता है, जिसमें एशिया सेट फर्स्ट, एशिया सेट सेकंड, सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड, एओसी, ये 7 प्रजातियां होती है जिसके कारण ये खुरपका मुंह पका रोग होता है। अगर मैं खुरपका मुंह पका रोग के नियंत्रण की बात करूं तो इसमें है वो एफएमडी का टीका लगता है। किसका टीका लगता है? एफएमडी पॉलीवेलेंट का टीका लगता है। वो वर्ष में 2 बार लगता है। कब लगता है? वर्ष में 2 बार। एक तो जून में लगता है और दूसरा दिसंबर में लगता है। अगर अपन इसके नियंत्रण की बात करें तो इसमें जो टीका लगता है वो टीका कब लगता है? तो टीका लगता है एफएमडी पॉलीवेलेंट का। कौन सा लगता है टीका? एफएमडी पॉलीवेलेंट। एफएमडी पॉलीवेलेंट का स्टूडेंट्स है वो टीका लगता है। और वर्ष में कितनी बार लगता है? वर्ष में 2 बार लगता है। वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार ये टीका लगता है। कब लगता है? जून व दिसंबर में। कब लगता है? जून व दिसंबर माह में है। वर्ष में 2 बार है ये टीका लगता है। और अपन इसकी बात करें जो एफएमडी निदेशालय है उसकी अगर अपन बात करें तो एफएमडी निदेशालय है कहां पर है? नैनीताल के अंदर है। कहां पर है स्टूडेंट्स? एफएमडी निदेशालय है वो नैनीताल के अंदर है, उत्तराखंड में। अगर मैं बात करूं एफएमडी निदेशालय की, एफएमडी निदेशालय, एफएमडी निदेशालय है वो कहां पर है? नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है। नैनीताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड। ये अपन को है इस क्वेश्चन के अंदर है, इतनी चीजों को ध्यान रखनी। उत्तराखंड। क्वेश्चन क्या था कि एफएमडी किससे होता है? तो विषाणु से होता है। विषाणु की 7 प्रजातियों के द्वारा होता है। ये एक एपिजूटिक बीमारी है। एपिजूटिक ज्वर है यानी महामारी के रूप में फैलता है। जुगाली करने वाले पशुओं में अधिक होता है और जो पशुओं के खुर तथा मुंह होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए अपन एफएमडी का टीका लगाते हैं, एफएमडी पॉलीवेलेंट का। वर्ष में 2 बार लगाते हैं। कब लगाते हैं? वर्ष में 2 बार है वो टीका लगाया जाता है। एक तो जून माह में लगाते हैं स्टूडेंट्स और दूसरा अपन टीका लगाते हैं वो दिसंबर माह के अंदर है वो लगाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट कि थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है? अपन को बताना है थारपारकर नस्ल किसकी है।
मैं बात करूं स्टूडेंट्स थारपारकर की, तो थारपारकर की नस्ल है, ये गाय की एक नस्ल है। किसकी है? गाय की है, वो एक नस्ल है। थारपारकर क्या है? गाय की नस्ल है। यह किसकी नस्ल है स्टूडेंट्स? गाय की नस्ल है। और मैं थारपारकर की बात करूं तो गाय की नस्लों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। दुधारू नस्लें, भारवाही नस्लें और द्विप्रयोजनी नस्लें। तो थारपारकर एक गाय की नस्ल है, वो कैसी है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। और ये नस्ल है, सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? तो है थारपारकर नस्ल है, सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी है। उसके अलावा मैं बात करूं तो ये मतलब दूध के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं और अपन इसको बाहर ढोने के लिए कृषि कार्यों में भी इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको द्विप्रयोजनी नस्ल कहते हैं। और मैं बात करूं तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो पाकिस्तान के थार सिंध प्रांत का थारपारकर जिला है। उत्पत्ति स्थल की मैं बात करूं, उत्पत्ति स्थल थारपारकर की अगर अपन उत्पत्ति स्थल की बात करें स्टूडेंट्स, तो थारपारकर का उत्पत्ति स्थल है वो है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वो सिंध प्रांत का थारपारकर जिला है। थारपारकर जिला। उसके अलावा अपन इसके वितरण की बात करें कि ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इलाका है उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है। पश्चिमी जो राजस्थान है, मारवाड़ एरिया है, उस मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। और इसकी एक और मुख्य विशेषता है कि ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये नस्ल है मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। वहां पर विषम परिस्थितियां पाई जाती है, तापमान अधिक होता है और कम भी होता है। तो इसके अंदर क्या होती है? विषम परिस्थितियों के कारण सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। कोई भी नस्ल ले लो अपन, जो मारवाड़ है उसके अंदर है, मारवाड़ की नस्लों के अंदर सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पाई जाती है। अब बात करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम की गलीचा उच्चतम गलीचा ऊन की भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? अपन को बताना है जो उच्चतम क्वालिटी की गलीचा ऊन होती है, उच्चतम क्वालिटी की गलीचा ऊन भेड़ के किस नस्ल से अपन को है वो प्राप्त होती है, उसके बारे में अपन को है बताना है। अगर मैं उच्चतम नस्ल की ऊन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो उच्चतम नस्ल की जो ऊन है वो अपन को चौकड़ा भेड़ से प्राप्त होती है। कौन सी भेड़ से प्राप्त होती है स्टूडेंट्स? उच्चतम क्वालिटी के जो ऊन है अपन को चौकड़ा भेड़ से प्राप्त होती है। चौकड़ा भेड़ को अपन मेरिनो भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको अपन राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। और इससे वो ऊन है वो अपन को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की महीन ऊन है वो प्राप्त होती है। इसको अपन क्या कहते हैं? मेरिनो भी कहते हैं, मेरिनो कहते हैं। और इसके अपन चौकड़ा नस्ल की जो रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स? चॉकलेटी रंग होता है। कैसा होता है? चॉकलेटी। और अपन बात करें तो इसकी जो ऊन होती है स्टूडेंट्स चौकड़ा नस्ल की, वो ऊन होती है सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है, सबसे महीन होती है और सबसे अच्छी होती है। उसके अलावा बात करें अपन मारवाड़ी नस्ल की, क्या इसकी बात करें? अगर अपन भेड़ की मारवाड़ी नस्ल की बात करें स्टूडेंट्स, तो मारवाड़ी नस्ल होती है ये सबसे अच्छी तिरिकाजी नस्ल होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? ये सबसे अच्छी तिरिकाजी नस्ल होती है। मारवाड़ी नस्ल होती है ये तिरिकाजी नस्ल है। यह भेड़ की तिरिकाजी नस्ल है। भेड़ की तिरिकाजी नस्ल का मतलब हो गया इसका उपयोग अपन दूध प्राप्त करने में, मांस प्राप्त करने में और ऊन प्राप्त करने में इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। उसके अलावा बात करूं मैं तो ये मारवाड़ी नस्ल है, तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होगी? सर्वाधिक होगी। इसकी क्या होगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वाधिक है। तिरिकाजी सबसे अच्छी तिरिकाजी नस्ल है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्या है? सर्वाधिक है स्टूडेंट्स, उच्च है। उसके अलावा इसके विशेषता की बात करूं तो इसकी मुख्य विशेषता है कि इसका मुंह है वो काले रंग का होता है। कैसा होता है? मुंह काले रंग का होता है। मुंह काले रंग का होता है। मुंह काले रंग का होता है। ये अपन को मारवाड़ी नस्ल का ध्यान रखना है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, इसकी जो तिरिकाजी नस्ल है। और इसके अलावा इसका मुंह काले रंग का होता है। चौकड़ा नस्ल है, शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। इसको अपन राजस्थान की मेरिनो है, भारत की मेरिनो कहते हैं। इसका रंग चॉकलेटी होता है। इसकी जो ऊन होती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन अपन को है वो प्राप्त होती है। उसके अलावा मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगली है नाली नस्ल है। ये मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। इसको अपन किसान भेड़ के नाम से भी जानते हैं।
नाली नस्ल की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स इसको अपन किसान भेड़ के नाम से जानते हैं, किसान भेड़ के नाम से जानते हैं। और इसका रंग होता है वो पीला होता है। कैसा होता है? नाली नस्ल की मैं बात करूं तो ऊन होती है वो कैसे रंग की होती है? पीले रंग की होती है। इसके जो ऊन होती है, ऊन कैसी होती है? ऊन पीले रंग की होती है। नाली नस्ल की जो ऊन होती है भेड़, नाली नस्ल की जो भेड़ होती है उसकी जो ऊन होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? पीले रंग की होती है। और अपन बात करें तो इसके जो कान होते हैं वो भी है वो लंबे होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? कान होते हैं वो लंबे होते हैं। फिर अपनी आती है सोनारी नस्ल। सोनारी नस्ल को अपन चरणोत्थर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चरणोत्थर। ये उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है चरणोत्थर, क्योंकि इसके कान होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। जब ये चढ़ती है, जब ये घास खाती है तो घास खाने की क्रिया को ब्रूसिंग कहते हैं। भेड़ों के द्वारा घास खाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ब्रूसिंग कहते हैं। और जब ये भेड़ घास खाती है तो इसके जो कान होते हैं वो जमीन को टच करते हैं, इसलिए इसको चरणोत्थर कहते हैं। और ये उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? उदयपुर क्षेत्र में। और जो नाली नस्ल है ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स की कार्बोलिक एसिड है। अपन को बताना है कार्बोलिक एसिड है जो इसमें क्या है। तो कार्बोलिक एसिड की मैं बात करूं तो कार्बोलिक एसिड है ये जीवाणुरोधक है। कैसे है स्टूडेंट्स? जीवाणुरोधक है, यानी कि ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। उत्तेजक की बात करें, स्टिमुलेट की बात करें, उत्तेजक या स्टिमुलेट, उत्तेजक या स्टिमुलेट औषधियां वे औषधियां होती है जो उत्तेजना का उत्पन्न करती है। क्या करती है स्टूडेंट्स? जो उत्तेजना उत्पन्न करने वाली औषधियां होती है उसको अपन है उत्तेजक कहते हैं। इसमें है जो कपूर आता है, कैफीन आता है, उसके अलावा अफीम आता है, जो एल्कोहल है, सॉरी एल्कोहल। अफीम तो निंद्रा में आ जाएगा, उत्तेजक में आएगा एल्कोहल। एल्कोहल, कपूर और कपूर और कैफीन है वो है इसमें आते हैं। कौन से? एल्कोहल हो गया, कपूर हो गया, कैफीन हो गया। ये औषधियां है जो किसमें आती है? ये औषधियां अपने उत्तेजक में आती है। उसके अलावा है कृमिनाशक। कृमिनाशक को अपन वर्मीसाइड भी बोलते हैं। ये औषधियां है जो कृमिनाशक औषधियां होती है, वर्मीसाइड होती है। ये शरीर में उपस्थित जो पेट के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं या जो वर्मीसाइड होते हैं उनको है वो मारने का कार्य करती है। क्या करती है? जो वर्मीनाशक औषधियां होती है ये पेट के अंदर जो परजीवी रहते हैं पेट के अंदर उनको है वो नष्ट करने का कार्य करती है। जैसे इसमें आती है बोरिक एसिड, फिनोविक्स, ये आती है। कृमिनाशक में नीला थोथा ये आती है। कृमिनाशक में क्या आता है? नीला थोथा, नीला तोता आता है। उसके अलावा फिनोविक्स है वो आते हैं। ये है जो जो पेट के अंदर कृमि परजीवी होते हैं, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करती है। अगली है जीवन रोधक, जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। इसमें कार्बोलिक आ गया। फिर है विरेचक, यानी कि ये दस्त लगाने में सहायक होते हैं। इसमें अरंडी का तेल वगैरह वो अपन काम में लेते हैं। ये भी 3 प्रकार की होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है कि पशुओं की आयु गणना की जाती है। अपन को बताना है कि जो अपन पशुओं की आयु गणना करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? तो दांतों की संख्या से। सही है। आकार से कोई आयु पता नहीं चलता है, दूध उत्पादन से भी पता नहीं चलता, लेकिन पशु की पूंछ की लंबाई से भी पता नहीं चलता। तो अपन पशुओं की आयु गणना किससे करते हैं? दांतों की संख्या से करते हैं। उसके अलावा अपन जो सींग वाले इसके अलावा अपन बात करें जो सींग वाले पशु होते हैं उनमें सींगों पर जो सल्ले होते हैं उससे भी है वो आयु का पता लगता है। पशु की आयु बराबर क्या होता है? 2 प्लस सींगों की छल्ला, सींगों पर छल्लों की संख्या। पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या। जो पशु होते हैं पशु के सींग पर पहला छल्ला है वो 3 वर्ष की आयु में आता है। कितनी वर्ष की आयु में आता है स्टूडेंट्स? 3 वर्ष की आयु में आता है पहला छल्ला। तो उसके अंदर अपन 2 को ऐड कर लेंगे तो जितने भी पशु के सींग पर छल्ले होते हैं उसके अंदर अपन 2 ऐड कर लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? अपने पशु की आयु का है वो अपन अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? अपन को बताना है जो परजीवी होते हैं परजीवियों का म्यूजियम है वो किस पशु को कहते हैं? तो परजीवियों के म्यूजियम की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो परजीवियों के म्यूजियम है अपन वो किसको बोलते हैं? भेड़ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? भेड़। भेड़ होती है परजीवियों के म्यूजियम होती है। और भेड़ में परजीवियों को कम करने के लिए अपन कौन सी क्रिया करते हैं? डॉकिंग करते हैं। कौन सी करते हैं? डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब क्या होता है? भेड़ के पूंछ को काटना। क्या होता है स्टूडेंट्स? भेड़ के पूंछ को काटना, पूंछ को काटना।
पूंछ को काटना। जो भेड़ के पूंछ काटने की क्रिया होती है वो डॉकिंग करते हैं, ताकि क्या है उसके ऊपर परजीवियों का आक्रमण हो वो कम हो। भेड़ के अंदर क्या है परजीवी कम हो, इसके लिए अपन डॉकिंग की क्रिया करते हैं। और ये कब करते हैं तो डॉकिंग की क्रिया जो उम्र होती है वो कब करते हैं, समय कब होता है 1 से 2 सप्ताह की उम्र में करते हैं। कब करते हैं 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह की उम्र में अपन भेड़ में डॉकिंग की क्रिया कर लेते हैं, यानी पूंछ को काट देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर परजीवियों का आक्रमण कम हो। सर्वाधिक परजीवी है वो भेड़ पर पाए जाते हैं, इसलिए भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है मुर्गियों में चेचक रोग का कारण क्या है। अपन को बताना है जो मुर्गियों के अंदर चेचक होता है, मुर्गियों के अंदर चेचक के कारण क्या है। तो मुर्गियों के अंदर मैं चेचक की बात करूं तो मुर्गियों के अंदर चेचक होता है वो जीवन में एक बार आता है। कितनी बार आता है, जीवन में एक बार आता है। और जो ये रोगजनक होता है वो बोरलियोटा एनियम वायरस होता है। किसके कारण होता है, बोरलियोटा एनियम वायरस के कारण है वो होता है, वायरस यानी विषाणु। तो मुर्गियों में चेचक किसके द्वारा होता है, बोरलियोटा एलियम विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है। और ये वर्ष में जीवन काल में एक बार होता है। कब होता है, जो चेचक होता है मुर्गियों के अंदर वो जीवन काल में एक बार आता है। ये भी अपन को ध्यान रखना है, जीवन काल में एक बार। मुर्गियों के अंदर जो चेचक होता है वो जीवन काल में एक बार आता है। ये विषाणु जनित बीमारी होती है, बोरलियोटा एवियम वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है, बोरलियोटा एवियम। जो बोरलियोटा एवियम वायरस होता है इसके कारण है वो मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है, तो मुर्गियों में चेचक होती है। और ये वर्ष में जीवन काल में है वो एक बार आती है। उसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि गाय की गिर नस्ल की मुख्यतः पाई जाती है। गाय की गिर नस्ल है वो गाय का गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थल है गुजरात के गिर जंगल होते हैं। तो गाय की गिर नस्ल है वो मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा मैं गिर नस्ल की बात करूं तो देसी नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल किस नस्ल का होता है, गिर नस्ल का होता है। देसी नस्लों में गाय की जो देसी नस्लें होती है, गाय की देसी नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल जो देसी नस्लें होती है उन देसी नस्लों के अंदर अगर अपन सबसे लंबे दूध काल की बात करें तो सबसे लंबे दूध काल होती है वो कौन सी गाय का होते हैं, गिर नस्ल की गाय होती है, उनके सबसे लंबे दूध काल होता है। इसकी अगर अपन विशेषताओं की बात करें तो इसके सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं। इनकी अगर अपन सींगों की बात करें, गिर नस्ल के सींग की बात करें स्टूडेंट, तो सींग कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार। और कानों की अगर अपन बात करें तो कान कैसे होते हैं, घड़ी के पेंडुलम के समान होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, कान होते हैं इसके, वो कान होते हैं घड़ी के पेंडुलम के समान। घड़ी का जो पेंडुलम होता है उस पेंडुलम के समान है वो लंबे और लटके हुए कान होते हैं। सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। इसका उत्पत्ति स्थल गुजरात का गिर जंगल है और राजस्थान गुजरात में मुख्य रूप से पाई जाती है। और ये अपन को यही ध्यान रखना है, देसी नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है वो गिर नस्ल की गाय के अंदर होता है। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है। अपन को बताना है कि पशुओं के अंदर जो प्रजनन होता है वो प्रजनन किस प्रकार का होता है। पशुओं के प्रजनन की बात करूं तो इसमें प्राकृतिक प्रजनन, पशुओं में प्राकृतिक प्रजनन होता है, नेचुरल ब्रीडिंग भी होती है, कृत्रिम प्रजनन। पशुओं में अपन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, कृत्रिम प्रजनन भी करते हैं, भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा, भ्रूण प्रत्यारोपण से भी है वो करते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी है वो अपना आने वाला है। पशुओं में प्रजनन की कौन सी किस प्रकार का होता है, तो प्राकृतिक रूप से भी होता है, कृत्रिम रूप से भी होता है और भ्रूण प्रत्यारोपण के द्वारा भी अपन है वो करते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब की गाय किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि गरीब की गाय है वो किस पशु को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं गरीब की गाय, तो गरीब की गाय की बात करूं तो बकरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गरीब की गाय है वो बकरी को कहा जाता है। अगर पशु की बात हो तो बकरी को कहा जाता है, बकरी। अगर पशु की बात हो कि गरीब की गाय किस पशु को कहा जाता है तो बकरी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए गरीब की गाय की किस नस्ल को कहते हैं, तो गाय की राठी नस्ल को कहते हैं। कौन सी नस्ल को, गाय की राठी नस्ल। जो गाय की राठी नस्ल होते हैं इसको भी अपन गरीब की गाय बोलते हैं, गरीब की गाय। क्वेश्चन आए कि गरीब की गाय किस नस्ल को कहते हैं,
तो गाय की राठी नस्ल को अपन गरीब की गाय कहते हैं। क्वेश्चन आए कि गरीब की गाय किस पशु को कहते हैं, तो बकरी को। अगर नस्ल नहीं दिया हो तो बकरी अपन को करना है, नस्ल नाम ही नहीं हो तो अपन को क्या करना, बकरी है तो बकरी को अपन क्या कहते हैं, गरीब की गाय कहते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए अपन वर्मीसाइड का उपयोग करेंगे स्टूडेंट्स। किसका उपयोग करते हैं, कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए अपन वर्मीसाइड का उपयोग करते हैं, जिसको अपन वर्मीसाइड या इसको अपन क्या बोलते हैं, कृमिनाशक। तो इसमें से अपन को देखना है कि कृमिनाशक कौन सा है, नीला थोथा। कौन सा है, नीला थोथा है जो कृमिनाशक होता है। इसलिए अपन भेड़ को कृमि या वर्म के प्रकोप से बचाने के लिए नीला थोथा का प्रयोग करेंगे। एल्कोहल होता है, ये उत्तेजक होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, स्टिमुलेट होता है, उत्तेजक होता है। उसके अलावा अपन कपूर की बात करें तो कपूर है वो, ये भी उत्तेजक होता है। अरंडी की बात करें तो अरंडी का तेल होता है स्टूडेंट्स, ये अरंडी का तेल अपने क्या करने का कार्य करता है, ये दस्त विरेचक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में, विरेचक। ये अरंडी का तेल है वो विरेचक के रूप में कार्य करता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि दो भागों में बटा हुआ खोर होता है। ये तो सबको पता ही है कि दो भागों में बटा हुआ खोर किसमें होता है, घोड़े में होता है। किसमें होता है, घोड़े में है वो दो भागों में बटा हुआ खोर होता है। उसके अलावा भेड़ में भी है जो दो भागों में बटा हुआ खोर होता है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुओं के अंदर अपन है वो दुग्ध उत्पादन बढ़ाते हैं, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं या कौन सा हार्मोन है वो दिया जाता है। अगर दुग्ध उत्पादन है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन देते हैं। अपन कौन सा देते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन देते हैं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में। प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रयोग अपन कब करते हैं, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि दुग्ध पवासने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो पशुओं में दूध को पवासने के लिए अपन है वो कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो पवासने हेतु करते हैं अपन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग। पवासने हेतु अगर क्वेश्चन आए कि दूध पवासने हेतु कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो पवासने हेतु अपन प्रयोग करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। गायों के अंदर पहले अपन है वो भैंसों के इंजेक्शन देने के लिए दूध होने से पहले वो इंजेक्शन देते थे, अब तो नहीं देते हैं। पहले है वो भैंसों के दूध होने से पहले इंजेक्शन देते थे, जिसमें एक छोटी शीशी आती थी सफेद ऐसे प्लास्टिक की, उसके अंदर एक पानी जैसा दड़ो भरा हुआ रहता था, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था। क्या था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन था। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, पशु के अंदर जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर खिंचाव उत्पन्न करता है, और सारा दूध है वो नीचे वो गाय के जो थन होते हैं उनके अंदर वो लेके आ जाते हैं। और अगर अपन बात करें तो महिलाओं में जब प्रसव क्रिया होती है, जो नर होते हैं, मानव महिलाओं में जो प्रसव क्रिया होती है उस समय भी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का है वो स्त्राव ज्यादा होता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है और प्रसव क्रिया है वो संपन्न होती है। तो गायों को यहाँ फिर अपन बात करें भैंसों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अपन को प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो सुइयां है वो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें मांसपेशियों में संकुचन होता है, जिससे बहुत ज्यादा गायों को अपने पशु होते हैं, और गाय या भैंस कोई भी हो सकता है, उनको दर्द होता है। इसलिए मेरी आप सबसे एक मैं कहूंगा कि अपन कोई भी अपने गांव के अंदर अगर भैंस को दूहने से पहले इंजेक्शन लगाता है तो उनको बताना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इसके अंदर, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो जानवरों को दर्द पैदा करता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में एचएस रोग का कारण है। अपन को बताना है जो पशुओं के अंदर एचएस रोग होता है उस एचएस रोग का क्या कारण है। क्या क्वेश्चन है, पशुओं में एचएस रोग होता है जो एचएस का मतलब होता है हेमेरेजिक सेप्टेमिया। कौन सा रोग होता है, हेमेरेजिक सेप्टेमिया। एचएस यानी कि हेमेरेजिक सेप्टेमिया। जो पशुओं के अंदर हेमेरेजिक सेप्टेमिया रोग होता है, ये हेमेरेजिक सेप्टेमिया रोग होता है वो किसके कारण होता है इसका अपन को बताना है। और हेमेरेजिक सेप्टेमिया की बात करें तो अपन इसको एक गलघोंटू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हेमेरेजिक सेप्टेमिया एचएस को इसका अपन है वो गलघोंटू के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से, गलघोंटू के नाम से। गलघोंटू
गलघोटू के नाम से जानते हैं। और ये होता है सामान्यतः पार्चुरेला मोल्टी सोडा के कारण होता है। किसके कारण होता है? पार्चुरेला मोल्टी सोडा के कारण होता है। और अपन इसमें टीका लगाते हैं, वो एचएस का टीका लगाते हैं। कब लगाते हैं? कि वो जो अपन पार्चुरेला मोल्टी सोडा के नियंत्रण के लिए या फिर हेमोरेजिक सेप्टिमिया रोग के नियंत्रण के लिए अपन टीका लगाते हैं। वो किसका लगाते हैं? वो अपन एचएस का टीका लगाते हैं। किसका टीका लगाते हैं? एचएस का टीका लगाते हैं। और एचएस वैक्सीन होती है वो कब लगाई जाती है? मई जून माह में लगाते हैं। कब लगाते हैं एचएस वैक्सीन? अगर मैं बात करूं एचएस वैक्सीन की, एचएस वैक्सीन है स्टूडेंट्स, वो कब लगाते हैं अपन? मई जून में लगाते हैं। कब लगाते हैं? मई जून माह के अंदर है वो एचएस वैक्सीन लाते हैं। एचएस होता है हेमोरेजिक सेप्टिमिया, जिसको अपन गलघोटू भी बोलते हैं। ये पार्चुरेला माल्टीसीडा नामक जो जीवाणु होता है उसके द्वारा है। पार्चुरेला माल्टीसीडा के सूक्ष्म जीव के कारण ये रोग होता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? अपन को बताना है कि अंगोरा ऊन है यह किससे प्राप्त होती है। तो अंगोरा ऊन है स्टूडेंट्स, वो अपन को है खरगोश से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? अंगोरा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होती है। और अगर क्वेश्चन है कि अंगोरा नस्ल किसकी है, अंगोरा नस्ल, अगर मैं अंगोरा नस्ल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो अंगोरा नस्ल किसकी है? बकरी की है। किसकी है स्टूडेंट्स? जो बकरी होती है बकरी की है ये अंगोरा नस्ल है। और अंगोरा ऊन होती है वो अपन को खरगोश से प्राप्त होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है बैक्टीरियन ऊंट होता है। अपन को बताना है जो कैमेलस बैक्टीरियन होता है, बैक्टीरियन ऊंट होता है, ये कौन से ऊंट होते हैं उनके बारे में अपन को है बताना है। अगर मैं बैक्टीरियन ऊंट की बात करूं तो ये 2 कुबर वाले ऊंट होते हैं। कौन से होते हैं? जो 2 कुबर वाले ऊंट होते हैं वो बैक्टीरियन ऊंट होते हैं। और जो 1 कुबर वाला ऊंट होता है उसको अपन कैमेलस ड्रोमेडेरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 कुबर वाले ऊंट को कैमेलस ड्रोमेडेरियन, ड्रोमेडेरियन, ड्रोमेडेरियन। जो 1 कुबर वाला ऊंट होता है वो कैमेलस ड्रोमेडेरियन होता है। और जो 2 कुबर वाला ऊंट होता है वो कैमेलस बैक्टीरियस होता है। तो ये 2 कुबर वाला ऊंट होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण से होने वाले रोग कौन से हैं? अपन को बताना है कि जब वाटर पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण के द्वारा कौन सा रोग होता है? एफएमडी भी जल प्रदूषण से होता है। एंथ्रेक्स भी है वो एक जल प्रदूषण से होने वाला रोग है, जीवाणु जनित। तपेदिक भी होता है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसमें एफएमडी, एंथ्रेक्स और तपेदिक ये तीनों रोग है ये जल प्रदूषण के कारण होता है। अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ऊंटनी में गर्भकाल है जो गैस्ट्रेशन पीरियड है वो कितने दिन का होता है? अपन को बताना है जो अपनी ऊंटनी होती है, ऊंटनी के अंदर गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? अगर मैं बात करूं 310 दिन, तो ये किसमें होता है? भैंस में होता है। किसमें होता है? भैंस के अंदर जो भैंस का गर्भकाल होता है, भैंस का गर्भकाल कितना होता है स्टूडेंट्स? भैंस का गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। उसके अलावा अपने यहाँ 280 280 होते हैं गाय में। किसमें होते हैं? गाय का गर्भकाल, गाय का गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होता है स्टूडेंट्स? गाय का गर्भकाल होता है वो 280 दिन का होता है। भैंस का होता है वो 310 दिन का होता है। उसके अलावा अपन बात करें तो इसमें 390 दिन होते हैं, वो किसके होते हैं? 390 दिन ऊंटनी के होते हैं। ऊंटनी का गर्भकाल कितना होता है? ऊंटनी का गर्भकाल है वो 390 दिन का होता है। उसके अलावा बात करें अपन 147 दिन, तो 147 दिन होते हैं भेड़ के अंदर। कितने दिन होते हैं? भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो 147 दिन होता है। भेड़ का गर्भकाल, भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है स्टूडेंट्स? 147 दिन का होता है। बकरी का अगर बात करें तो बकरी का होता है वो होता है 151 दिन का। कितने दिन का होता है? अगर अपन बात करें बकरी के गर्भकाल की, बकरी का गर्भकाल होता है 151 दिन का होता है। कितने दिन का? 151 दिन का। बकरी के अंदर जो गैस्ट्रेशन पीरियड होती है वो 151 दिन की होती है। भेड़ के अंदर 147 दिन, 390 दिन होती है। ऊंटनी के अंदर कितने? ऊंटनी होती है उसके अंदर 390 दिन का गर्भकाल होता है। गाय के अंदर 280 दिन का गर्भकाल होता है। और भैंस के अंदर 310 दिन का गर्भकाल होता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आए हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है। मुझे आशा है कि जो आज की क्लास है वो अपने आप सबके लिए वो शानदार रहने वाली है और आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके हमें राय जरूर दें। और अब अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक है वो क्लास को शेयर करने की कृपा करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।